अधिकार संरक्षण आयोग। बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत ने 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जिसने बालकों के जीवित रहने, संरक्षण और विकास के संबंध में एक घोषणा को अंगीकार किया। भारत ने 11 दिसंबर 1992 को हुए बाल अधिकार संबंधी अभिसमय को स्वीकार कर लिया। बाल अधिकार संबंधी अभिसमय एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के लिए एक अनिवार्य बनाती है कि वे बालकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करें। बालकों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय बालक चार्टर 2003 को अंगीकार किया। मई 2002 में हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के विषय से 17वें बालकों के लिए उपयुक्त विश्व नामक निष्कर्ष दस्तावेज को अंगीकृत किया गया। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में संसद ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005-2006 का अधिनियम संख्या 4 बनाया। अध्याय 1 धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। 20 जनवरी 2006। धारा 2 में परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अध्यक्ष से यथास्थिति आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष से अभिप्रेरित है। बालक अधिकारों के अंतर्गत 20 नवंबर 1989 को बालक अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में अंगीकृत और 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित बालकों के अधिकार भी हैं। आयोग से राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य से यथास्थिति आयोग या राज्य आयोग का सदस्य प्रेरित है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है। अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना है। विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित है। राज्य आयोग से धारा 17 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग है। अध्याय 2 धारा 3 राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करेगी। आयोग उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करेगा। आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात एक अध्यक्ष जो विख्यात व्यक्ति हो और जिसने बालकों के कल्याण के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। 6 सदस्य जिनमें से कम 2 स्त्रियां होंगी और प्रत्येक निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रेष्ठता, योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा। शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, देखरेख, कल्याण या बाल विकास, किशोर उपेक्षित या तिरस्कृत बालकों, निःशक्त बालकों की देखरेख, बालक श्रम या बालकों के कष्टों का आहरण, बालक मनोविज्ञान या समाजशास्त्र और बालकों से संबंधित विधियाँ। आयोग का कार्यालय दिल्ली में होगा। धारा 4 में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगी, परंतु अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यों वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। धारा 5 में अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस तारीख से जिसको वे अपना पदभार ग्रहण करते हैं 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, परंतु कोई भी अध्यक्ष या सदस्य 2 पदावधियों से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा। लेकिन अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष की दशा में 65 वर्ष की आयु, अध्यक्ष की दशा में 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। अध्यक्ष या सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित अपना हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा। ठीक है। धारा 6 में अध्यक्ष और सदस्यों में वेतन भत्ते, यानी अध्यक्ष और सदस्यों में वेतन भत्ते तथा उनकी सेवा शर्तें वे होंगी जो केंद्र सरकार तय करे, परंतु अध्यक्ष या किसी सदस्य नियुक्ति के पश्चात उनमें अलाभकारी परिवर्तन किए नहीं जाएंगे। धारा 7 में पद से हटाया जाना। अध्यक्ष को पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर केंद्र सरकार के आदेश द्वारा हटाया जा सकेगा। उप धारा 1 में किसी बात के होते हुए भी केंद्र सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी यदि वह दिवालिया न्याय निर्णीत किया जाता है या अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कृत्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है या कार्य करने से इनकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है या विकृत का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है या फिर अपने पद का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए हानिकारक हो सकता है
या फिर किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और कारावास में दंडादेश तय किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है या आयोग से अनुपस्थित है रहने की अनुमति लिए बिना उसकी 3 लगातार बैठकों में उपस्थित रहता है। इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को उस मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो। धारा 8 में अध्यक्ष या सदस्य द्वारा पद रिक्त किया जाना, यानी कि यदि कोई अध्यक्ष या कोई सदस्य धारा 7 में वर्णित निर्भरताओं से ग्रस्त हो जाता है या अपना त्याग पत्र देने पर यदि अध्यक्ष या सदस्य का पद उसकी मृत्यु, त्याग पत्र या अन्यथा कारण से आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो ऐसी रिक्ति को धारा 4 के उपबंधों के अनुसार 90 दिन के भीतर नई नियुक्ति करके भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उस पद की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा। धारा 9 में रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधि मान्य न होने का आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधि मान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है या किसी व्यक्ति की अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति में कोई त्रुटि है या आयोग की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुण पर प्रभाव नहीं डालती है। तो धारा 9 गुण रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधि मान्य न होना। फिर धारा 10 में कारोबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया, यानी आयोग अपने कार्यालय में ऐसे समय जो अध्यक्ष से ठीक समझे नियमित रूप से अधिवेशन करेगा, किंतु अंतिम और अगले अधिवेशन के बीच 3 मास का अंतर नहीं होगा। अधिवेशन में सभी विनिश्चय बहुमत द्वारा लिए जाएंगे, परंतु बराबर मतों की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति का द्वितीय निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। वह अध्यक्ष से किसी कारण से आयोग के अधिवेशन में उपस्थित रहने में असमर्थ है तो उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य पीठासीन होगा। फिर आयोग किसी अधिवेशन में अपने कारोबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के ऐसे अधिवेशन में गणपूर्ति सहित ऐसे नियमों का पालन करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं। आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य सचिव द्वारा या इस निमित्त सदस्य सचिव द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे। धारा 11 में आयोग के सदस्य सचिव अधिकारी और अन्य कर्मचारी ठीक है। धारा 11 में आयोग के सदस्य सचिव अधिकारी और अन्य कर्मचारी केंद्र सरकार, भारत सरकार के सचिव, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव की पंक्ति के से नीचे के अधिकारी को आयोग के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्ति नहीं करेगी और आयोग को ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो उसके कार्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हो। सदस्य सचिव आयोग के क्रियाकलापों के उचित प्रशासन और उसके दिन प्रतिदिन के प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा। वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं। आयोग के सदस्य सचिव अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को सदैव वेतन और भत्ते और उनकी सेवा शर्तें वे होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं। फिर अध्याय 3 आयोग के कार्य और शक्ति, यानी कि धारा 13 में आयोग के कार्य, यानी कि आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कार्यों का निर्वहन करेगा। बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन उपबंधित रक्षा उपायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना है। केंद्र सरकार को वार्षिक रूप से और समय समय पर जिन्हें आयोग उचित समझे उन रक्षा उपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। बालक अधिकारों के अतिक्रमण की जांच करना और ऐसे मामलों पर कार्यवाहियां आरंभ करने की सिफारिश करना, उन सभी पहलुओं की परीक्षा करना जो आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, HIV एड्स, अवैध व्यापार, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और शोषण, अश्लील साहित्य और वेश्यावृत्ति से प्रभावित बाल अधिकारों के उपयोग को रोकते हैं और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना है। उन बालकों की जिन्हें विषय से देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता है, जिनके अंतर्गत कष्टों से पीड़ित बालक, तिरस्कृत और असुविधाग्रस्त बालक, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, किशोर, कुटुंब रहित बालक और कैदियों के बालक भी हैं। संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करना और उपयुक्त उपचारी उपायों की सिफारिश करना है। बाल अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का अध्ययन करना व प्रभावी क्रियान्वयन की सिफारिश करना है। बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बालक अधिकार संबंधी जानकारी का प्रसार करना। जहां बालकों को उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए
निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना। फिर आयोग ऐसे किसी मामले की जांच नहीं करेगा जो किसी राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है। धारा 14 में जांच से संबंधित शक्ति, यानी कि आयोग की किसी विषय की जांच करते इसमें जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी। किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना, किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि मंगाना है, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना है। धारा 15 में जांच के पश्चात कार्यवाही, यानी कि आयोग इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के पूरा होने पर निम्नलिखित कार्यवाही कर सकेगा, अर्थात जहां जांच से बालक अधिकारों के किसी गंभीर प्रकृति के अतिक्रमण का या तय समय प्रवृत्ति किसी विधि के उपबंधों का उल्लंघन होना प्रकट होता है, वहां वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाहियां या ऐसी अन्य कार्रवाई जो आयोग ठीक समझे आरंभ करने के लिए सिफारिश कर सकेगा। उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय से ऐसे निर्देशों, आदेशों या रिटों के लिए जो वह न्यायालय उचित समझे अनुरोध कर सकेगा। पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसी तत्काल अंतरिम सहायता मंजूर करने की जो आयोग उचित समझे संबंधित सरकार या प्राधिकारी को सिफारिश कर सकेगा। फिर धारा 16 में आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट, आयोग केंद्र सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर जो उसकी राय में इतना अति आवश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित संसद या राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष ऐसी रिपोर्टों की प्राप्ति की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर रखवाएगी। अध्याय 6 वित्त, लेखा और स्वयं परीक्षा। केंद्र सरकार द्वारा अनुदान। केंद्र सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए समय के विनियोग के पश्चात आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे। आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी धनराशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे। तो धारा 27 में केंद्र सरकार द्वारा अनुदान। धारा 29 में आयोग के लेखा और स्वयं परीक्षा, यानी कि आयोग उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करके विहित करे। धारा 35 में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, यानी केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। ठीक है।